वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पैडागोजी की जो सेकंड यूनिट है वो जल्दी ही हम कवर कर लेंगे, इसको पूरी कर लेंगे। और आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे एज़ पर योर रिक्वेस्ट। बाइलिंगुअल है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल ईजी हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, उनको ज़्यादा हर एक चीज़ को हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया ऑफ गुड टूल। तो ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के कंसर्न सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो इवैल्यूएशन, जिस तरीके से सिलेबस में पूछा हुआ है उसी तरीके से बिल्कुल एज पर नीडेड उसी तरह करेंगे जैसा पर्सपेक्टिव पूछा हुआ है। इवैल्यूएशन, उसके पर्पस, उसके टाइप्स, उसके लिमिटेशंस। आफ्टर दैट CCE, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टूल, और एक अच्छे उपकरण का मानदंड। ये तीनों टॉपिक आज कवर कर लेंगे। ये पूरा जो टॉपिक है इसके सब टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या होता है। देखो, मूल्यांकन की बात जब आती है, इवैल्यूएशन तो मतलब किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, उसके बारे में जजमेंट पास करना कि हाँ ये इस चीज़ में इतना हो गया है, ठीक है। तो क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग के बारे में जजमेंट देना, ठीक है। किसी कोई भी चीज़ है, उसकी गुणवत्ता और उसका मूल्य क्या है। अब टीचिंग में हम इवैल्यूएशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें टीचिंग में क्या चीज़ इवैल्यूएट करनी है, लर्निंग इवैल्यूएट करनी है। जो भी स्टूडेंट्स ने सीखा है उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता क्या है ना। जो इवैल्यूएशन है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? सिस्टमैटिक, मतलब एक तरीके से चलती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी भी इवैल्यूएट कर लिए। एक सिस्टमैटिक तरीका है CBSE की तरफ से या जो भी बोर्ड है उसकी तरफ से एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। उसी तरीके से जो डेटा है, स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको एनालाइज करके उनका एक रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाता है या इवैल्यूएशन उनकी दी जाती है, ठीक है। तो ये गे की डेफिनेशन है। और बेबी ने कहा है कि देखो ये नाम है ना, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन है किसका, एविडेंसेस का, कि जो भी आपने जजमेंट दी है, जो भी स्टूडेंट्स की लर्निंग है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं फ्रेंड्स इवैल्यूएशन के बारे में। बाकी आपको पता हो इवैल्यूएशन क्या होती है। नाउ पर्पस क्या है इवैल्यूएशन के, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइज 1984 में इन्होंने कुछ पर्पसेस दिए हैं इवैल्यूएशन के। पर्पस का क्या मतलब होता है कि इवैल्यूएशन करने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हो। तो ये जो है आप ये हिंदी में नहीं है, आप इसके सुन के ऐसे नोट्स बना सकते हो। पहली बात तो जो भी हम पढ़ा रहे हो वो अफेक्टिव हो, मतलब वो कितना अच्छा किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट ने ग्रैब किया वो उसकी इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। तो किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस है वो किससे पता चलेगी, इवैल्यूएशन से ही तो पता चलेगी। तो पहला पर्पस इसका ये है। दूसरा है कि जो एजुकेशन की प्लानिंग है, जो भी रिजल्ट आया उस हिसाब से हम एजुकेशन की प्लानिंग जो है उसके बारे में अच्छे डिसीजन ले पाएँ और एजुकेशन प्लानिंग अच्छी कर पाएँ। उसके बाद टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज जितने भी हैं हमारे पास, हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारे पास जो भी पढ़ाने का जो भी सामग्री है ना, उन सारी चीज़ों को एक सही जगह इन्वेस्ट करना ताकि वो यूज़ हो, वो वेस्ट ना हो। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ है और उनकी जो डेवलपमेंट है, नॉलेज है, उनकी स्किल्स हैं, ठीक है, उसमें कोई कमी ना आए और उनको वो जो नॉलेज डिज़ायर करते हैं उनको वो मिले। ये इसका पर्पस है इवैल्यूएशन का। नाउ ये टीचर्स को हेल्प करते हैं अफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग टेक्निक्स एंड लर्निंग मटेरियल। जो टीचर टेक्निक यूज़ कर रहा है या लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहा है उसकी अफेक्टिवनेस कितनी है उसको बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके पर्पसेस हैं। नाउ इससे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है जब वो अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं, ठीक है। और अगर उनकी प्रोग्रेस में लैकिंग है कहीं से तो वो वहाँ से और ज़्यादा हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट्स को डेवलप करना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि एजुकेशन सिस्टम की जो करंट सिनेरियो है वो कहाँ पे लैक कर रहा है, अफेक्टिवनेस कितनी है जो आप पढ़ा रहे हो और स्कूल की एक्चुअल में नीड्स क्या हैं। नाउ पेरेंट्स और गार्डियंस को अपने चाइल्ड जो है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के अंदर उनको आइडेंटिफाई करती है इवैल्यूएशन प्रोसेस।
नाउ इसका नेक्स्ट पर्पज़ है कि जो डेवलपमेंट होगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, उसका करंट सिनेरियो क्या है, मतलब राइट नाउ इन सिचुएशंस में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी कारगर है, कितनी इफेक्टिव है। इकोनॉमिकल और एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेज का, उसमें इवेलुएशन हेल्प करती है। ये ऑब्जेक्टिव जो है प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट्स को प्रमोशन देती है। कैसे? क्योंकि जब इवैल्यूएशन होती है तो स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलती है स्कूल की तरफ से, जिससे कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। इसके अलावा ये एजुकेशन का लेवल जो है उसको डिटरमाइन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। नाउ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। दूसरी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, समेटिव, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है ये रिलेटेड है जो स्टूडेंट है उसके पास पहले से कितनी नॉलेज है किसी भी टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है जो टाइम टू टाइम स्टूडेंट की नॉलेज को असेस किया जाता है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए, वो निर्माणात्मक मूल्यांकन में आते हैं, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी नैदानिक मूल्यांकन। इसके अंदर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है ताकि हम उनका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाए। समेटिव इवैल्यूएशन, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो इवैल्यूएशन होती है वो समेटिव इवैल्यूएशन होती है, मतलब पूरी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रही है थ्रू आउट द सेशन उसका एक जो भी इवैल्यूएशन आपने निकाला, रिपोर्ट कार्ड निकाला वो। इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन वो होती है जो इंस्टीट्यूशन या स्कूल खुद से करता है, और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है, वैसे ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग ही टाइप में आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, बट मैंने इनको वैसे बताने के लिए इसमें इंक्लूड कर लिया। और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या होती है? एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है जब इंस्टीट्यूशन जो है वो असेस नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूशन के बाहर से जो लोग होते हैं, कोई अथॉरिटी है, वो आते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं स्टूडेंट से, वो होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। जैसे कोई प्रोजेक्ट है ना, कोई प्रैक्टिकल है, उसके क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए आते हैं ना, तो वो होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। नाउ जो इवैल्यूएशन है इसके ये हर एक टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है ये एंट्री बिहेवियर के लिए यूज़ होती है। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ये इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में उस टाइम पे ये दोनों यूज़ होती हैं। और जब इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस पूरी हो जाए, मतलब जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस पूरी हो जाए, तो कौन सी इवैल्यूएशन होती है? समेटिव इवैल्यूएशन होती है। और बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यानी टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, जब मान लो जब कोई स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है कि भाई वो उस क्लास में या उस स्टैंडर्ड की नॉलेज उसके पास है या नहीं है, तो वो एंट्री बिहेवियर होता है। ठीक है, नाउ इवैल्यूएशन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टेल्स अबाउट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट के पास पहले से कितनी नॉलेज है और कितना एक्सपीरियंस है, उसको टेस्ट करने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है, या जो इवैल्यूएशन है इसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में नाउ उनका एंट्री बिहेवियर और एग्जिस्टिंग नॉलेज जो लर्नर्स का है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो नया क्लास में, तो आपको अगर ये जानना है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से क्या पता है, कितना पता है, तभी तो हम आगे अपना टॉपिक करवा पाएंगे सही से उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। नाउ जो लर्नर है वो न्यू लर्निंग को एक्वायर करने का एबल है या नहीं है, उसकी प्रीवियस नॉलेज उस लेवल की है या नहीं है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो 4th क्लास में कोई न्यू एडमिशन आया है और वो इससे पहले स्कूल में नहीं था, तो उस सिचुएशन में टीचर को टेस्ट करना पड़ता है कि स्टूडेंट को 3rd क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज है या नहीं, वो 4th क्लास को गेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? जब आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की बात करते हो तो इसको कैसे आप जानोगे? पहला है प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछना। स्टोरी टेलिंग, जैसे क्लास में आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, इस तरीके से कोई स्टोरी बता सकते हो और उसमें से फिर जब स्टूडेंट्स जो है उनसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो आप। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या रोल प्ले वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, अब आती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है? टू नो वेदर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। तो अब जब स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है, सिलेबस शुरू कर दिया है, अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है,
इसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपकी बुक्स हैं या जो भी आप पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए या नहीं हुए, उनको टेस्ट करने के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है वो होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये स्टार्टिंग बिगिनिंग से ही ये शुरू हो जाती है और जब तक कोर्स चलता है तब तक ये चलती रहती है। इसके अंदर इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? यूनिट एंड एग्जामिनेशन, मंथली एग्जामिनेशन, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, यानी जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट टेस्ट हो गए, या साल में 2 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, 4 पेपर ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक की आता है। इसमें जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो उसमें आते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, यानी इसके तत्व क्या क्या हैं। ठीक है, पहली बात तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स जो हैं थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेशन में बहुत सारे मेथड्स जो हैं टीचिंग के वो टीचर यूज़ करता है। फीडबैक का यूज़ किया जाता है और ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा पाएँ। बहुत सारे अप्रोचेस लिए जाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, आज कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करें, कौन सा मेथड यूज़ करें, क्या क्या चीज़ें लेकर आए, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गोल्स को आइडेंटिफाई करना और उनका ट्रैक रखना कि हर एक इंडिविजुअल के किसने कितने गोल्स को जो है अचीव कर लिया है। स्टूडेंट्स को एक्टिवली इंगेज रखना लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, ताकि उनको एक्स्ट्रा टाइम ना मिले और दूसरी शरारतें वगैरह करने के लिए, है ना, वो लर्निंग के अंदर ही एंगेज रहे ताकि उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो यूटिलाइज हो। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। इन्हीं चीज़ों से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ों से मिलके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बनी है। नाउ इसके अंदर कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। देखो टूल्स, अगर आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करनी है तो क्या टूल यूज़ करोगे, किसकी हेल्प से करोगे? तो पहला आता है इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर देके, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, एक शेड्यूल बना के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके उनकी लर्निंग को, इंटरव्यू, सीधा क्वेश्चन पूछ लेना, एक चेकलिस्ट बना लेना, एक लिस्ट बनानी है, उसके अंदर गोल्स लिखने हैं कि ये चीज़ बच्चे को आनी चाहिए और फिर उसमें टिक करते जाना है जो उनको आता है और जो नहीं आता उसको। ठीक है, रेटिंग स्केल होता है, जैसे स्केल है उसमें 1 2 3 4 5 नंबरिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग की अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्टूडेंट के बारे में, उसकी लर्निंग के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो टीचर रखना चाहता है वो उसके अंदर लिखी होती है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, टेस्ट और इन्वेंट्रीज दे सकते हैं, पोर्टफोलियो दे सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये टूल्स होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। नाउ टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एग्जामिनेशन ले सकते हो, असाइनमेंट ले सकते हो, क्विज करवा सकते हो, कंपटीशन, प्रोजेक्ट, डिबेट में पार्टिसिपेट करवा सकते हो स्टूडेंट्स का, ग्रुप डिस्कशन, इलोक्यूशन, एक्शन प्लान, एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, वर्कशीट दे सकते हो, सेमिनार, सिंपोजियम, सर्वे, ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट्स से करवा सकते हो। ये टेक्निक्स होती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदानात्मक इवैल्यूएशन। निदान मतलब कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देखो जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप कर रहे हो, आप स्टूडेंट को, आपने देखा कि स्टूडेंट ने कितने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव कर लिए हैं। अब कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी किए होंगे, कॉन्सेप्ट को गेन नहीं किया है, वो प्रॉब्लम है, तो उसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा। तो उसको करने के लिए क्या की जाती है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट किया जाता है। देखो, आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। जो स्टूडेंट है उसकी क्या क्या डिफिकल्टी वो फेस कर रहा है किसी भी लर्निंग के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए क्या की जाती है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद उसका कॉज जो है, वो जो डिफ़िकल्टी है उसके कॉज फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को रेमेडियल ट्रीटमेंट, यानी उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ रेमेडियल मीजर्स या कुछ मेथड्स ऐसे अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम ख़त्म हो। जो कीवर्ड होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर वो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि लर्निंग कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जब वो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। ये
रेमेडियल पर्सनली भी दिए जाते हैं, फिजिकल बेसिस पे भी दिए जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी दिए जाते हैं। अगर स्टूडेंट को पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी होता है, उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड भी, और किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन उनका किया जाता है। ठीक है, नाउ समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन क्या है? नाउ जब आपने प्लेसमेंट इवेल्युएशन कर ली, फॉर्मेटिव कर ली, डायग्नोस्टिक कर ली, थ्रू आउट द ईयर जो भी बच्चे ने सीखा, ठीक है, उसको असेस करने के लिए नाउ जो इवेल्युएशन अब हम कर रहे हैं वो है समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन जो है ये ग्रेड, पूरा कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम ग्रेड्स असाइन करते हैं या उनको परसेंटेज या उनके मार्क्स देते हैं, है ना, कि स्टूडेंट ने जो है कोर्स में कितनी मास्टरी हासिल की। इसके अंदर एक्सटर्नल भी और टीचर मेड टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, वो टीचर मेड होते हैं। एक्सटर्नल हो गए जैसे बोर्ड का पेपर हो गया, है ना, तो वो सारी चीज़ें। नाउ इसके अंदर स्कोलास्टिक एबिलिटीज़ जो हैं वो सारी असेस होती हैं। स्कोलास्टिक यानी स्कूल से रिलेटेड, अकेडमिक से रिलेटेड, है ना, गेम वगैरह है, कोई और चीज़ है, फील्ड है, उससे रिलेटेड नहीं, सिर्फ स्कूल से रिलेटेड जो बुक्स में स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो इवेल्युएशन है वो समेटिव असेसमेंट होती है। नाउ ये किस में कंट्रीब्यूट करती है? ग्रेडिंग में और सर्टिफिकेशन में ये कंट्रीब्यूट करती है स्टूडेंट्स के, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है, उनके पेरेंट्स को भी फीडबैक पता चलता है उनके बच्चे की परफॉर्मेंस का। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस की बात करते हैं। इवेल्युएशन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? अब लिमिटेशन, पुअर असेसमेंट, सही से असेस ना कर पाना, ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। कई बार क्या होता है ना, जैसे हर स्टूडेंट का समझने का पर्सपेक्टिव और रिप्रेजेंट करने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है, तो जब असेसमेंट उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो एक तरीके की लिमिटेशन है। बायस्ड असेसमेंट, कई बार क्या होता है ना, असेसमेंट बहुत ही बायस्ड तरीके से होती है। मतलब मान लो अगर टीचर्स स्कूल की तरफ से हो सकता है बायस हो किसी स्टूडेंट की तरफ, है ना, टीचर मान लो किसी स्टूडेंट को फेवर करें या उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएं, है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। बायस्ड में कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, हो सकता है जो भी क्वेश्चन पेपर एक्सटर्नल भी आया मान लो, वो क्या चेक कर रहा है, वो क्या असेस कर रहा है, वो कहीं किसी एक फील्ड की तरफ या एक एरिया ऑफ डोमेन की तरफ बायस्ड तो नहीं है ना, तो वो प्रॉब्लम आती है। कैन एनकरेज ब्राइबरी, जो एक्सटर्नल इवेल्युएशन होती है, जो बाहर से जो लोग आते हैं या फिर स्कूल के अंदर से जो मार्क्स दिए जाते हैं उनमें ब्राइबरी जो है ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि लोग ब्राइबरी का यूज़ करें। वैसे आजकल बहुत ही कम होता है, लेकिन बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे या इन लेवल्स पे ये होता है। कैन डीमोटिवेट इंडिविजुअल्स, जो इवेल्युएशन है ये स्टूडेंट्स के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप कर सकती है और उन्हें डीमोटिवेट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम मार्क आए तो हो सकता है वो डीमोटिवेट भी हो जाए, और हो सकता है कि वो इसे पॉजिटिवली ले कि मुझे तो अभी और भी अच्छा करना है, ऐसे कैसे कम आ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें। रिलिएबिलिटी और वैलिडिटी, स्टूडेंट से जो भी टेस्ट लिया गया है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब जो आप मेजर करना चाह रहे हो, जो एजुकेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो उसको मेजर कर रहा है कि नहीं मेजर कर रहा, है ना, तो वो होती है उसकी वैलिडिटी। और रिलिएबिलिटी के जो टेस्ट है, जो भी इवेल्युएशन आप कर रहे हो वो रिलिएबल है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लो एक टेस्ट में तो बच्चों ने सबने बहुत अच्छा स्कोर किया और उसी टॉपिक पे अगर दूसरा टेस्ट लिया जाए तो सबके बहुत कम मार्क्स आ जाएं, तो ये रिलिएबिलिटी वाला फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टूल, पहले हम क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टूल डिस्कस करेंगे, इसके बाद कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टूल, एक गुड टूल जो है उसका क्राइटेरिया क्या होगा। नाउ अब हम कहें कि मान लो ये टेस्ट मुझे लेना है, तो कोई भी टूल मैंने चूज़ किया उस टेस्ट के लिए, तो वो गुड है या नहीं है, वो क्या चीज़ बताएंगी। देखो 5 चीज़ें होती हैं। पहली होती है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वो जो टेस्ट आप ले रहे हो वो वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेजर करना है कि स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, अगर मैंने 5th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो तो ठीक है, और मैंने टेस्ट बनाया और उसमें क्वेश्चंस जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं या नहीं, है ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर मान लो 9th लेवल का 8th लेवल का कॉन्सेप्ट में डाल दूँ, क्वेश्चंस डाल दूँ, तो वो टेस्ट वैलिड ही नहीं है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये होती है वैलिडिटी। तो जो टेस्ट आप बना रहे हो वो वैलिड होना चाहिए, वो जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहा है वो उसी चीज़ को मेजर करे।
ऐसा नहीं कि किसी और ही चीज़ पे क्वेश्चंस डाल दिए या अलग हो गया वो कॉन्सेप्ट से, वो वहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा है रीलिएबिलिटी। रीलिएबिलिटी क्या होती है कि जो भी क्वेश्चंस आपने टेस्ट के अंदर डाले हैं, ठीक है, वो सेम रिजल्ट देंगे अगर आप उस टेस्ट को 2 बार 3 बार 4 बार कंडक्ट कराओ या अलग अलग तरीके से उस टॉपिक पे टेस्ट कंडक्ट कराओ, तो जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स का वो सेम रहना चाहिए। थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेविएशन अगर उसमें आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के मान लो एनवायरमेंट से रिलेटेड टेस्ट में 10 में से 8 मार्क्स आए, लेकिन दूसरा टेस्ट आपने ले लिया उसी चैप्टर में से, उसमें से उसके 2 मार्क्स आए, तो यहाँ पे जो टेस्ट है उसकी रियलिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी, तो जो टेस्ट बना रहे हो आप वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, मतलब आपका जो रियल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उनसे रिलेटेड वो है या नहीं है, मतलब आपने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो सही में स्टूडेंट से की जो नॉलेज आपने दी है उनसे रिलेटेड है या नहीं है। तो टेस्ट जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। फेयरनेस, आप हर स्टूडेंट की फेयरली इवैल्यूएशन करेंगे, और जो टेस्ट आपने बनाया है या जो भी टूल आपने सेलेक्ट किया है उसमें सभी स्टूडेंट्स को सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या मौका जो है वो मिलना चाहिए आंसर करने का। ठीक है। यूज़फुलनेस, जो टेस्ट आप ले रहे हो उसका रियल लाइफ में भी कोई यूज़फुलनेस होनी चाहिए। ठीक है। फीडबैक आपको स्टूडेंट्स को देना चाहिए, और जो नॉलेज आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो या फिर वो जो टेस्ट आपने लिया है वो स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल हो, कि उससे उसको फीडबैक मिले कि हाँ मेरी ये परफॉर्मेंस एक्चुअल में इतनी है। ठीक है। तो ये यूज़फुलनेस होती है एक गुड टूल की, कि स्टूडेंट को फीडबैक मिले, उससे कुछ ना कुछ उसको पता चले कि हाँ ये उसकी परफॉर्मेंस अब यहाँ तक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। नाउ कंटिन्यूअस इवेलुएशन डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। देखो कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं सतत मूल्यांकन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार इवेलुएशन करना, मतलब जो एक सेशन है उसमें पूरे सेशन में आपको स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते रहना है थ्रू आउट द सेशन। ऐसा कोई मंथ या वीक ना जाए जिसमें आपने स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है उसको इवेलुएट ना किया हो। ठीक है। असेसमेंट एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है आपकी उसी का एक पार्ट बन जानी चाहिए इवैल्यूएशन। और इसके किस तरीके से आप जो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, सेल्फ और पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट एक तो खुद आप असेस करो, दूसरा हो सकता है उन जो स्टूडेंट है उसका फ्रेंड सर्कल है उनसे आप असेसमेंट लो कि हाँ भाई इसने कितना पढ़ना स्टार्ट किया, अभी इस टॉपिक में कितना गेन किया है ना, उसके फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीज़ों से आप जो है कंटिन्यूस इवेलुएशन कर सकते हो। नाउ असेसमेंट जो है किस तरीके से होने चाहिए असेसमेंट या फिर इवेलुएशन, यूनिट्स की, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, हाफ ईयरली और एनुअल टेस्ट्स, ये सारे जो हैं किसके अंदर आते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के अंदर। के मतलब कभी यूनिट टेस्ट हो गया, कभी लेसन का टेस्ट ले लिया, और पीरियोडिक टेस्ट होते हैं क्वार्टरली, है ना, साल में 4 बार, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं और एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं। तो इवैल्यूएशन सीधा सीधा ये बता रहा है कि ये एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन जो है कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई ना। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग है? कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होती है स्टूडेंट की ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसकी मोरल एस्पेक्ट से रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट उसकी कितनी हुई, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे एरिया उसके अंदर आते हैं। तो मेनली जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट है उसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक यानी स्कूल से रिलेटेड, यानी आप उसकी जो एकेडमिक्स में जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो, और को स्कोलास्टिक जो है उसके अंदर उसकी लाइफ स्किल, है ना, उसका लाइफ के बारे में क्या एटीट्यूड है, उसका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, सोशियो कल्चरल उसका डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्ट क्राफ्ट, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, इन एरियाज़ में स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का है, तो उसको भी इवेलुएट करना। तो स्कोलास्टिक होता है आपके एकेडमिक से रिलेटेड, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट और टेस्ट लेके मेजर कर सकते हो आप। और जो को स्कोलास्टिक है उसके अंदर ये स्किल्स जो है हम इवेलुएट करते हैं। नाउ
ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, समग्र मूल्यांकन। नाउ फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या काम करता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलर असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की रेगुलर नियमित मूल्यांकन, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उनकी जो है इवैल्यूएशन चलती रहती है। अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी उनकी लर्निंग के बारे में। ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताता है चिल्ड्रंस को उनकी, ये जैसे इवैल्यूएशन कोई टेस्ट लेके या किसी और स्पोर्ट है, कोई गेम है, उसके अंदर कोई कंपटीशन करवा के देख लिया, वहाँ पे स्टूडेंट्स को इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, किस एरिया में अच्छा कर सकते हैं, है ना। हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर। नाउ जो करंट इवैल्यूएशन है स्टूडेंट की, इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि फ्यूचर में जो बच्चा है वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता है या कौन से स्ट्रीम में उसको जाना चाहिए, है ना। उसके कोर्स के बारे में, करियर के बारे में सारी प्रोडिक्शन जो है हम बता सकते हैं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। डायग्नोज वीकनेस, सबसे बड़ी बात, इवैल्यूएशन करने के बाद आपको पता चलता है कि हमारा जो रिजल्ट है अभी ये है, और इसके अंदर अगर हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस को किस तरीके से ओवरकम करना है, वो भी हमें इससे पता चलता है। नाउ स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज़ को हम देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं इवैल्यूएशन के, ठीक है। तो एरिया हो गया करिकुलर, करिकुलर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, स्टूडेंट की नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और जो उसने पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहा है या नहीं, और उसके बाद उसने क्या क्या स्किल्स गेन की हैं। तो स्कोलास्टिक जो डोमेन है उसमें करिकुलर एरियाज़ में ये चार चीज़ें जो हैं होती हैं। नाउ इसको इवैल्यूएट करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, रिटन एग्जाम, ओरल टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो स्कोलास्टिक मैंने आपको बताया था कि ये आपके एकेडमिक से रिलेटेड ही होता है, इसमें आपकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स चेक की जाती हैं, और उनके लिए मेथड्स क्या क्या होते हैं, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। जैसे आप लोगों ने भी एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा बिल्कुल आराम से। नाउ को स्कोलास्टिक, इसके अंदर फिजिकल हेल्थ और योगा एजुकेशन आती है, ये भी केवी का एक पार्ट है, और इससे रिलेटेड पोस्ट भी निकली हुई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉज केवीएस जो है वो इन स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा उसका फोकस रहता है, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स पे, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ, योगा, फिजिकल फिटनेस, इसके लिए एक्सरसाइजेज, मेडिकल चेकअप और ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती है। मोस्टली जो को स्कोलास्टिक हैं उनमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो ऑब्जर्वेशन ही होती है। नाउ देखो हैबिट्स, स्टूडेंट्स की हैबिट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, और टेक्निक क्या होती है इसमें भी ऑब्जर्वेशन। उसके इंटरेस्ट्स को मेजर किया जाता है, आर्ट, साइंस, म्यूजिकल, सोशल इंटरेस्ट, उसका लिटरेरी इंटरेस्ट, ये भी ऑब्जर्वेशन से। एटीट्यूड्स, उसका स्टडी के टूवर्ड्स क्या एटीट्यूड है, टीचर्स के लिए अपनी तरफ उसका क्या एटीट्यूड है, अपने फ्रेंड्स की तरफ कैसा है, स्कूल और सोसाइटी के बारे में वो क्या सोचता है, ये भी ऑब्जर्वेशन से मेजर किया जाता है। नाउ लाइफ स्किल और वैल्यूज़, अपने बारे में इंफॉर्मेशन होना, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफ स्किल और वैल्यूज़, ये भी ऑब्जर्वेशन से टीचर बताता है। और अदर एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट है वो कितना पार्टिसिपेट करता है, गेम, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़, कल्चरल, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कितना जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी इसमें कौन सी जो टेक्निक है वो यूज़ होती है, ऑब्जर्वेशन। नाउ जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके फॉर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से असेस किया जाता है। जो अब हमने दो डोमेन पढ़ ली इसके अंदर, एक तो स्कोलास्टिक है ना, और दूसरी को स्कोलास्टिक। नाउ हमने पढ़ लिया कि स्कोलास्टिक के कौन कौन से एरिया हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। नाउ को स्कोलास्टिक, इसमें कौन कौन से एरिया हैं और कौन कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। नाउ हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका फॉर्म क्या है। देखो नाउ जो को स्कोलास्टिक होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया एकेडमिक्स जो है वो मेजर की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 80 मार्क्स तो हाफ ईयरली एग्जाम्स के होते हैं और 20 मार्क्स जो है पीरियोडिक असेसमेंट के होते हैं, ठीक है, ये है फर्स्ट सेमेस्टर के। फिर जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी 20 मार्क्स पीरियोडिक असेसमेंट के और 80 मार्क्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के, और इन दोनों को मिला के जो स्टूडेंट्स की जो करंट पूरे जो एनुअल सब पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है वो दी जाती है, उसका इवेलुएशन दिया जाता है। दूसरा ग्रेडिंग स्केल पे किया जाता है, स्कोलास्टिक भी और को स्कोलास्टिक एरियाज़ का भी, इसके अंदर ग्रेड्स दिए जाते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा ग्रेड पूछ लिया जाता है कि इस मार्क्स या रेंज के लिए क्या ग्रेड दी जाती है। तो 91 से 100 के लिए A1, 81 से 90 के लिए A2, 71 टू 80 B1, 60 से लेके 61 टू 70 B2, 51 टू 60 C1, 41 टू 50 हो जाएगा C2, 33 से लेके 40 हो जाएगा D, और 32 एंड बिलो जो E है इस कैटेगरी में आ जाता है, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये तो था 6 टू 8 क्लास के लिए। नाउ नाइन्थ के लिए, ये नाइन्थ के लिए भी ये है, और ई ग्रेड इसमें क्या हो जाता है, स्टूडेंट फेल की कैटेगरी में वो आ जाता है। नाउ को स्कोलास्टिक जो एरियाज़ हैं उनके अंदर सीसी की क्या है, वर्क, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, को स्कोलास्टिक एरियाज़ में आते हैं। नाउ इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो वर्क एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्ले मॉडलिंग, मैक्रेम वर्क, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, गिफ्ट रैपिंग, स्केचेस, ये मैंने ये एक्टिविटीज़ आप लोग के लिए लाई हैं, पोस्टर, डायग्राम, ग्राफ, चार्ट, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, स्पेसिमन, स्क्रैप बुक, ये सारे किसके अंदर आते हैं, वर्क एजुकेशन के अंदर, कि जो स्टूडेंट से इनमें इन एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ अरेंज करवाई जाती है स्टूडेंट्स की वर्क एजुकेशन से रिलेटेड स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। दूसरा विजुअल से रिलेटेड उनकी स्किल, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, कोलाज मेकिंग, प्रिंट मेकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और स्कूल में बाय प्रोसेस, ठीक है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर थिएटर, ड्रामा करवाया जाता है, डांस और म्यूज़िक। और जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है उनके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, इंडिजिनस गेम्स और स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, पार्टिसिपेशन एनसीसी एनएसएस में, मेडिटेशन और योगा, गार्डनिंग, मटेरियल आर्ट, जिम्नास्टिक, फर्स्ट एड, ये सारी एक्टिविटीज़ आती है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में। और जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है उसमें हमने ये पढ़ लिया कि वो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों एरियाज़ को कवर करता है, और हमने इसके सारे एस्पेक्ट जो है कवर कर लिए कि किस तरीके से मेजरमेंट होती है, कौन कौन से जो है एरियाज़ होते हैं स्कोलास्टिक के, को स्कोलास्टिक के, क्या क्या किस टेक्निक से मेजर किए जाते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं ये करवाई जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट कर लेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसकी प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो, जो भी वीडियो अपलोड होती है यहाँ पे ऐड होती है, और पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने करवा के इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। तो हैव अ गुड डे गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।